नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज चौथे भाग में क्वेश्चन नंबर 61 से 85 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें आज हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। ठीक है ना। पहला प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 61। ठीक है ना। संपर्क विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उत्प्रेरक है जिसका प्रयोग संपर्क विधि किया जाता है? पहला आपके पास MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है आयरन और चौथा है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो संपर्क विधि में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्लेटिनम जो है वो आपके पास ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और Fe आयरन का प्रयोग हैबर विधि में किया जाता है। संपर्क विधि में V2O5, ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम और हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा है +3, तीसरा है +5, चौथा है +7। तो फ्लोरीन जो है वो केवल एक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, वो होता है -1, यानी आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है ना। फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है जिसके कारण वो केवल। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके पास IF7 की संरचना है। IF7 की संरचना है। ठीक है। तो IF7 की संरचना जो आपके पास पहला ऑप्शन है अष्टफलकीय होता है, टी आकृति होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिड होता है, यह चतुष्फलकीय होता है। ठीक है ना। तो IF7 की जो संरचना होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिड होती है। तो आपका जो सी ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास गोताखोरों के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। कौन सा एलिमेंट है जो गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है? ए है हीलियम, बी है रेडियम, सी है जीनॉन और डी है रेडॉन। तो जो हीलियम होता है वो गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। जो सिलेंडर होता है गोताखोरी के पास, उसमें जो गैस भरी जाती है वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। BF3 की आकृति है, यानी ट्राइफ्लोरो ब्रोमीन की आकृति होती है। ठीक है। पहला है ऑप्शन शीशा होती है, दूसरा है टी आकार होती है, तीसरा है V आकृति होती है, चौथा है त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है ना। तो जो BF3 की आकृति होती है वो टी आकार की होती है, क्योंकि B के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 3 और 2 5। और इस अगर 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए या 5 हमारे पास बॉन्ड आ गए तो उसकी जो संकरण होगी वो sp3d1 होती है। एक s का, 3 p का और एक d का। sp3d1 में जो संरचना बनती है या ज्यामिति बनती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर होने के कारण इसकी जो आकृति होती है वो टी आकार की होती है। BF3 की, BrCl3 की, है ना, BrF3 BrCl3 इनकी जो आकृति होती है टी आकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से तत्वों का समूह जो संक्रमण तत्वों में नहीं आता है। पहला है कॉपर Ag, सिल्वर यानी गोल्ड Au, दूसरा है जिंक इरेडियम प्लेटिनम, सी है पैलेडियम कैडमियम कोबाल्ट, डी है जिंक कैडमियम मरकरी। तो जो जिंक कैडमियम मरकरी है ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तीनों क्या नहीं कहलाते? संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, परंतु डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। क्वेश्चन नंबर 67। प्लेटिनम Cl2NH3 होल्टवाइज में Pt के उपसय संयोजन संख्या, प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या है। तो उपसय संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या, तो 2 एमीन जुड़े हुए प्लेटिनम से और 2 क्लोरीन जुड़े हुए।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, 2 है पहला वाला, दूसरा बी है 4, सी है 5 एंड डी है 6। तो यहाँ पर मैंने कहा आपके पास 2 क्लोरीन जुड़े हुए और 2 अमोनिया जुड़े हुए, ठीक है ना। तो इसकी जो उपसय संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपके पास, CO NH3 होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो एमीन तो 0 होता है, तो 5 एमीन 0 हो जाएंगे। एक क्लोरीन -1 अंदर हो गया और -2 बाहर हो गया, तो कुल कितने माइनस हो गए, 3 माइनस। तो मैंने कहा था नंबर वही, आवेश चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है। तो -3 का यहाँ पे क्या होगा, +3। तो आपके पास ऑप्शन है +1, बी है +3, सी है +2, डी है +4। तो +3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कोबाल्ट NH3 होल 5 SO4 स्क्वायर ब्रैकेट 1 Br तथा CONH3 होल 5 Br स्क्वायर ब्रैकेट 1 SO4 में समावयवता है। किस प्रकार की समावयवता है? पहला ऑप्शन है बंधनीय समावयवता है, दूसरा है जलयोजन समावयवता है, तीसरा है आयनन समावयवता है, चौथा उपसय संयोजन समावयवता है। ठीक है ना। तो आपने ये देखना है बंधनीय समावयवता में यदि कोई उभयदंतुक लिगेंड होगा, यानी उपसय संयोजन यौगिक में अगर कहीं उभयदंतुक लिगेंड होगा तो बंधनीय समावयवता होगी। अगर जल का अणु एक बार अंदर होगा और दूसरी बार बाहर जा रहा होगा, यहाँ यानी बाहर होगा, एक जगह पे अंदर होगा, पहले यहाँ पर था वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा H2O, या H2O बाहर से कहाँ गया, अंदर चला जाता है, तो कौन सी समावयवता होगी, जलयोजन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होगा कि एक बार आयन लिगेंड की तरह कार्य करेगा, एक बार आयन किसकी तरह कार्य करेगा, आयन मंडल की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो अभी सल्फेट हमारा लिगेंड है, तो ये थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब देखो पहले यहाँ लिगेंड था, यहाँ पर क्या है, ये आयन बन गया, तो इसका मतलब कौन सा समावयवता होगी, इसमें आयनन समावयवता होगी। ब्रोमीन पहले आयन था, वो अब किसकी तरह कार्य करने लग गया, लिगेंड की तरह। ठीक है ना। तो अगर कोई आयन लिगेंड की तरह कार्य करता है और लिगेंड आयन की तरह कार्य करता है, तो उसे हम कौन सी समावयवता कहते हैं, आयनन समावयवता कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी, आयनन समावयवता सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, उपसय संयोजन यौगिकों में के रंगीन होने का कारण है। पहला है PP संक्रमण, दूसरा है DD संक्रमण, तीसरा है FF संक्रमण। पहला है PP संक्रमण, दूसरा है DD संक्रमण, तीसरा है FF संक्रमण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, DD संक्रमण के कारण उपसय संयोजन यौगिकों के गुण रंगीन होते हैं, या उपसय संयोजन यौगिक रंगीन होते हैं, किसके कारण, DD संक्रमण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास, उभयदंती लिगेंड है। इसका पहला ऑप्शन है HCN, दूसरा है CN, तीसरा है NO2 एंड D है ये सभी। तो उभयदंती लिगेंड होते क्या हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो, उसे क्या कहते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं, या उभयदंती लिगेंड कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो जो HCN है इसको बोलते हैं थायोसाइनाइडो, लेकिन जो HCN है उसको दूसरे रूप में NCS भी लिखा जाता है। इसका मतलब है NCS का नाम क्या होता है, आइसो थायोसाइनाइडो। ठीक है, CN भी है, ये भी 2 रूपों में लिखा जाता है, बी वाला ऑप्शन, यानी CN और NC। NO2 को भी 2 रूपों में लिखा जाता है, NO2 और ONO। तो जो उभयदंतिक लिगेंड है वो उनको 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ABC तीनों ही कैसे हैं हमारे पास, उभयदंतुक लिगेंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके पास, बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करता है। तो आपने ये देखना है कि जो उपसय संयोजन यौगिक है उसमें अगर आपके पास उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होगा, तो जिस यौगिक में उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होगा वही केवल बंधनीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। NH3
होल 4 Cl2। तो ये तो हमारे कैसे लिगेंड है, ये हमारे पास सामान्य लिगेंड हो गया, उदासीन लिगेंड। यहाँ पर हम बात करेंगे H2O होल 6, ये भी सामान्य लिगेंड है। यहाँ पे NH3 होल 5 NO2 है C वाले में, ठीक है ना, NO2 है, और चौथे वाले में H2O। यानी आपके पास केवल एक ही यौगिक है जिसमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित है। जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, या HCN उपस्थित होगा किसी यौगिक में, तो वे यौगिक बंधनीय संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C वाला सही होगा, ठीक है ना। क्यों सही है, क्योंकि इस यौगिक में NO2 उपस्थित है, ठीक है ना। या तो किसी में CN होता या किसी में HCN होता, तो जिस यौगिक में HCN, CN और NO2 उपस्थित होगा वही यौगिक बंधनीय संभाव्यता प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे है B वाला, तो B वाले में आयनन संभाव्यता और जल योजन संभाव्यता दोनों चीज उपस्थित हो सकती है। कैसे, क्योंकि जल के अणु यहाँ से बाहर और Cl अंदर आ सकता है, तो कौन सी संभाव्यता होगी, जल योजन संभाव्यता हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, COH2O होल ट्वाइस NH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट 1 Cl2 का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वर्ग कोष्ठक से पहले कोई कैटायन तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई कैटायन नहीं है, इसका मतलब इसके बाद लिगेंड का नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड है, या तो H2O है और दूसरा क्या है आपके पास NH3। H2O का नाम होता है एक्वा, यानी पहला लेटर ए है। एमीन का भी इसका पहला लेटर ए है। तो इन दोनों में से कौन पहला आएगा। अब इसके बाद दूसरा लेटर देखना है। एक्वा का दूसरा लेटर होता है क्यू और एमीन का दूसरा लेटर होता है एम। तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, क्यू क्या आता है बाद में आता है। इसका मतलब एमीन वाला नाम पहले लिखा जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, तो यानी टेट्राएमीन है, तो ए वाला तो होगा नहीं, या तो बी होगा सेकंड वाला, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। इन चारों में तीनों में क्या है, टेट्राएमीन है। उसके बाद आपने क्या देखना है, डाई एक्वा है, तो डाई एक्वा सेकंड में भी 2 के लिए डाई और H2O के लिए एक्वा, थर्ड में भी डाई एक्वा है और फोर्थ में भी डाई एक्वा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपके पास केंद्रीय परमाणु है उसका 2 नाम होते हैं, या तो लैटिन भाषा में या सामान्य, है ना। कोबाल्ट का CO का सामान्य नाम कोबाल्ट है और लैटिन भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, कोबाल्टेट। लेकिन लैटिन भाषा में नाम तब आता है जब यहाँ पर कोई, इस जगह पर कोई धनावेश उपस्थित होगा, ताकि इस संकुल में यहाँ पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए कोई। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ही धातु का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई था ही नहीं कैटाइन, तो ये कैसा होगा, उदासीन संकुल है। तो कोबाल्ट का सामान्य नाम आएगा कोबाल्ट। तो आपके पास यहाँ पे देखो फोर्थ में कोबाल्टेट लिखा है, इसका मतलब फोर्थ वाला तो होगा नहीं, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब बात आती है ऑक्सीकरण संख्या। तो H2O की क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, 0। NH3 क्या होती है, 0। Cl का कितना होता है, -1, और 2 Cl की क्या होगी, -2। तो कोबाल्ट पे क्या होगा, नंबर वही और आवेश चेंज। तो Cl2 पे क्या होता है, -2, तो इस पर क्या होगा, +2। इसका मतलब सेकंड, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड क्लोराइड। तो थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, सही। तो पहला, सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा, गलत, लेकिन थर्ड वाला क्या होगा, सही। टेट्राएमीन डाइक्वा कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 24 है, विनाइलिक क्लोराइड का सूत्र है। विनाइलिक क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है ना, यह वाइनिलिक क्लोराइड का सूत्र है। तो विनाइलिक क्लोराइड का जो आपके पास सूत्र होता है, ए ऑप्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH Cl। बी है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तीसरा है CH3 CH2 Cl, और चौथा है बेंजीन पर Cl। तो आपने ये देखना है विनाइल नाम तब आता है जब किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन कैसा, एलिफेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। कोई क्रियात्मक समूह यदि एलिफेटिक कार्बन में sp2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे किस नाम से जानते हैं, वाइनिलिक नाम से जानते हैं या विनाइलिक नाम से जानते हैं। क्लोराइड है, इसका मतलब क्लोरीन है। तो पहले में देखेंगे, पहले में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें कितने बॉन्ड है, एक तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक H के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 में से क्या होगा, एक तो S होगा
और 2 पी के होंगे तो क्या होगा sp2 संकरण। दूसरे में देखेंगे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर दूसरे वाले बी ऑप्शन में, उसमें 2 H है, इसके बाद 2 सिग्मा बॉन्ड H के साथ होंगे, एक इस C के साथ है 3, एक Cl के साथ है 4 है, तो sp3 संकरण हो गया। यहाँ पर भी थर्ड में भी sp3 संकरण है, लेकिन जो डी वाला है इसमें तो sp2 संकरण होता ही है बेंजीन वाले में, परंतु ये एरोमेटिक वाला होता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए वाला सही आंसर होगा। हेलोजन समूह यानी क्लोरीन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, विनाइलिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 75, फ्रीऑन का सूत्र है। फ्रीऑन का सूत्र है, तो फ्रीऑन क्या होता है, आपने सुना होगा जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है C, पहला ऑप्शन है CF4, दूसरा है CF3Cl, तीसरा है CF2Cl2 और चौथा है CCl4। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, यानी Cl का मतलब होता है डाइक्लोरो, फ्लोरीन F का मतलब होता है फ्लोरीन यानी डाइफ्लोरो, और कार्बन यानी मीथेन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन या कार्बन भी बोल सकते हैं। तो CF2Cl2 फ्रीऑन का सूत्र होता है। आपके पास आएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रीऑन बनाने का सूत्र, यानी CCl4 से फ्रीऑन बनाने का सूत्र या अभिक्रिया लिखे, तो आपने क्या करना है, इस CCl4 के साथ HF की क्रिया कर देनी है, तो आपके पास क्या बनेगा, CF2Cl2 का निर्माण हो जाता है। फ्रीऑन 1,2 भी लिखा होता है, इसको क्या लिखा होता है, फ्रीऑन 1,2। ठीक है, तो फ्रीऑन 1,2 पूछा जाए या फ्रीऑन पूछा जाए या CFC पूछा जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CF2Cl2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, DDT का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, दूसरा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा है डाइफेनिल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमेथेन और चौथा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो डी वाला है, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन किसका नाम होता है, DDT का पूरा नाम होता है। डी मतलब डाइक्लोरो, फिर डी का मतलब डाइफेनिल, टी का मतलब ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78, क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऑक्सीजन से क्रिया करके निर्मित करता है। ए ऑप्शन है CCl4 निर्मित करता है, बी ऑप्शन है CF2Cl2 का निर्माण करता है, सी ऑप्शन है COCl2 का निर्माण करता है, डी ऑप्शन है CH3Cl का निर्माण करता है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से करने पर फॉस्जीन गैस, विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आपसे पूछा जाता है क्लोरीन द्वारा बनने वाली 2 विषैली गैसों के नाम लिखे, तो एक तो होता है फॉस्जीन जिसका फॉर्मूला होता है COCl2 और दूसरा होता है मस्टर्ड। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है ClCH2CH2 होल ट्वाइज S, ClCH2CH2 होल ट्वाइज S। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास इसी रूप में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों संग्रहित किया जाता है। तो आपने क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है। ध्यान से लिखें इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपके पास बेंजीन के ऊपर Cl यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया यदि सोडियम के साथ करते हैं, किसकी, मिथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो टॉल्यूमीन का निर्माण होता है। इसका मतलब है एक Cl ये वाला
और एक Cl ये वाला। कुल कितने Cl हो गए? 2 Cl। 2Na के साथ क्रिया करेंगे और क्या बना देगा? 2NaCl का निर्माण कर देता है, 2NaCl का निर्माण कर देता है। बच्चों और जहाँ पर Cl था उस जगह पर क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? ए वुड्स अभिक्रिया, सेकंड फिटिंग अभिक्रिया, थर्ड वुड्स फिटिंग अभिक्रिया एंड फोर्थ विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। यहाँ ध्यान रखना, जब हेलो एरिन की क्रिया यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। मैंने क्या कहा? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। लेकिन जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो उसे बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की भी हो रही है और हेलो एल्केन की भी हो रही है, इसको दोनों का मिश्रण का निर्माण हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगर केवल एल्किल हैलाइड होगा, उसके साथ सोडियम की क्रिया हो रही होगी, इस वाले के साथ सोडियम की क्रिया हो रही होगी तो क्या कहलाएगा? वुड्स अभिक्रिया। इसके साथ यदि सोडियम की क्रिया हो रही होगी तो फिटिंग अभिक्रिया। अगर इन दोनों के साथ सोडियम की क्रिया हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे आएगा क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन का निर्माण कीजिए तो इस अभिक्रिया को हम वहां पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास। पिक्रिक अम्ल का सूत्र है। पिक्रिक अम्ल का सूत्र है। पिक्रिक अम्ल बनता कब है? जब बेंजीन के साथ, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फिनॉल यानी बेंजीन पे OH, दूसरा है बेंजीन के इस पोजीशन पे CH3 और यहाँ पर ऑर्थो पे और ऑर्थो पे या 2,6 पे डाइनाइट्रो टॉलुइन है। तीसरा है आपके पास 1 ये वाला 2 and 3 4 5 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए, तो जब फिनॉल होता है ये होता है बेंजीन के ऊपर OH। इसकी क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करती है। किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा NO2 या पैरा पर या ऑर्थो पे। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। को क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल कहते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को किस नाम से जानते हैं? पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन होता है। तो जो ग्लूकोज है उसको एथिल अल्कोहल में जो परिवर्तन होता है वो कौन सा एंजाइम द्वारा होता है? ए है इन्वर्टेज, बी है लाइपेज, सी है जाइमेज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन होता है, यानी उत्प्रेरक कौन सा होता है? यहाँ पर जाइमेज होता है। इन्वर्टेज कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ये जब सुक्रोज का जल अवगरण होता है, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो इन्वर्टेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास। फॉर्मलिन क्या है? ये ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, बी है फॉर्मल्डिहाइड का 60% जलीय विलयन, सी है फॉर्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन एंड डी है फॉर्मिक अम्ल का 60% जलीय विलयन। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को किस नाम से जानते हैं? फॉर्मलिन के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास। अल्कोहल का निर्जलीकरण उदाहरण है। अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है जब, उसका उदाहरण क्या है? कौन सी अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। यानी ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, बी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी है विलोपन अभिक्रिया, डी है योगात्मक अभिक्रिया। तो सी वाला जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? सही होगा। यानी अल्कोहल का निर्जलीकरण वाली जो अभिक्रिया उसको हम किस नाम से जानते हैं? बीटा विलोपन या एलिमिनेशन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास। निम्न में क्वथनांक अधिकतम होगा, कि किसका क्वथनांक अधिक होगा? एल्डिहाइड का होगा, ए वाला, एथेनॉल का, या एथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन का, सी वाला है एथेनॉल का, या डी वाला है प्रोपेन का। तो जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होने के कारण उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट ईथर की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? तो आपने क्या लिखना है? अल्कोहल का क्वथनांक ईथर की अपेक्षा इसलिए अधिक होता है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपके पास। एल्डिहाइड किस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण का निर्माण करता है, यानी रजत दर्पण का निर्माण करता है या निर्मित करता है? ए है टॉलेन अभिकर्मक, बी है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी है फेलिंग अभिकर्मक, और डी है पीसीसी पायरोक्रोमिल क्लोराइड। ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है? जो ए ऑप्शन है टॉलेन अभिकर्मक, जिसका प्रयोग एल्डिहाइड को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण यानी सिल्वर फॉयल का निर्माण करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।